हेलो, मेरा नाम नाज़िया है। आप सभी का एनरिच न्यूज़ में स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही विशेष व्यक्ति आए हैं जो कि आरएसएस के प्रचारक और मोदी विचार मंच के संस्थापक भी रह चुके हैं, रवि चाणक्य। तो थोड़ा सा मौका मिला आपका स्वागत करने का, तो हम बस इसको लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए। छोटी सी प्यार भरी भेंट हमारी ओर से। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार। तो आपका आरएसएस को ज्वाइन करने का आपको वो थॉट कहाँ से आया और इसके पीछे आपकी प्रेरणा क्या थी? देखिए, ये सब चीज़ें तो अलग की बात होती है। क्या है कि व्यक्ति जब जीवन के अंदर में ये समझ जाता है ना कि हम कौन हैं, फिर उसको काम करने की आवश्यकता नहीं। अभी हमको मालूम ही नहीं हम कौन हैं। अभी तो सिर्फ भारत माता के लिए निरंतर पथ पे काम कर रहे हैं। और विशेषकर यहाँ पर 4 अक्टूबर से जब हम आए हुए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की हर विधानसभा का प्रवास चल रहा है, तो स्वाभाविक है कि नरेंद्र भाई के सपनों का भारत क्या है। नरेंद्र भाई के सपनों का भारत है शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा। हमारे डॉक्टर रवि वैरागरे जी का नाम तो पूरे भारत में लोगों ने सुना ही होगा। और हमारा ये दूसरी मुलाकात, पहली बार हम मुंबई में मिले, तब हमने देखा कि वास्तव में सच्चाई जो हम हर कार्यकर्ताओं के भाषण में बोलते हैं कि सब एलोपैथ सिर्फ ट्रीटमेंट को दबाते हैं। जैसे अगर हमारे बीपी हुआ, बीपी के अंदर में 25 mg गोली दे दी, बीपी बाद में 10 साल के बाद में नहीं कंट्रोल हुआ, फिर 50 mg की दे दी। शुगर हुआ 500 mg दिया, नहीं कंट्रोल हुआ, 10 साल बाद सुबह शाम कर दिया, फिर उसके बाद 1000 कर दिया। कहने का मतलब है कि कोई भी पैथी दुनिया के अंदर में एलोपैथ वो ट्रीटमेंट नहीं करती, वो सिर्फ बीमारी को दबाती। जब डॉक्टर साहब से मिले हम, डॉक्टर रवि वैरागरे जी से, तो कई चीज़ें ऐसी मालूम है कि वास्तव में वो बीमारी को जड़ से ठीक करते। तो अपने को लगा, हमारे जयदेव जी से बात हुई तो हमने कहा चलो एक बार डॉक्टर साहब के दर्शन करते हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि आपने मोदी विचार मंच की स्थापना भी की थी, आपकी उस टाइम पे क्या विचारधारा थी और अभी आप किस लेवल तक उसको आगे ले जाना चाहते हो? देखिए, नरेंद्र भाई बहुत ही अच्छे एक स्वयंसेवक और कार्यकर्ता के रूप में रहे। और हम जब संघ के पूर्वोत्तर भारत में प्रचारक थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आए, तब देखा कि संवैधानिक दायित्वों पर बैठे लोग, कोई मौत का सौदागर बोलता था, कोई सांप्रदायिकता का नायक बोलता था, और यहाँ तक कि भारत के संसद के अंदर में संसदीय तंत्र की व्यवस्था में जो सांसद थे, वो चुने हुए सांसद, उन लोगों ने अमेरिका को लिख के दिया था अपने लेटर पैड पर कि साहब नरेंद्र मोदी को अमेरिका ना आने दिया जाए, ये सांप्रदायिकता का नायक है। और उसी बीच में हमारी मैडम सोनिया जी ने मौत का सौदागर बोला, तब अपने को लगा कि नरेंद्र भाई अकेले हैं। तो ऐसे चीज़ पे तमाम राष्ट्रवादी लोग, कुछ अधिकारी, कुछ पत्रकार, कुछ संघ के प्रचारकों ने मिलके 22 जून 2004 को मंच की स्थापना की। और मंच का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि भारत के अंदर में नरेंद्र भाई ने जो गोधरा का कांड है, इसमें क्या भूमिका है और क्या नहीं भूमिका है, इसको बताना। और उसी दिन हम लोगों ने संकल्प लिया था कि 22 जून 2004 को कि देश के अंदर में 10 सालों के अंदर में हम उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। सर, जैसा कि अभी आपने कहा 22 जून 2004, सो तब आपने इसकी स्थापना की थी, और तब से लेकर आज तक क्या चेंजेस ऐसे आपने समाज में इम्प्लीमेंट किए? देखिए, चेंज तो पूरी दुनिया देख रही है कि भारत का पहले प्रधानमंत्री जब यहाँ से जाता था तो 2-3 लाइन अखबारों में छपती थी, और जिस देश के अंदर में जाता था वहाँ छपता ही नहीं था। आज जब भारत का प्रधानमंत्री जाता तो भारत का समाचार पत्र तो भरा रहता है, लेकिन जिस देश में जाता वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष या वहाँ का राजा प्रोटोकॉल तोड़ करके उनको एयरपोर्ट पर लेने आता है। कोई मोदी ट्रेन चलाता है, कोई मोदी मेट्रो चलाता है, कोई मोदी बस चलाता है, और कोई मोदी के नाम पे हॉल बनाता है। और कई देशों के अंदर में तो आपने देखा होगा कि प्रोटोकॉल तोड़ करके संयुक्त पार्लियामेंट में उनको सम्मान मिला। और सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये है कि पहले हम दुनिया के अंदर में, हमारे यहाँ ब्लास्ट होता था, हम गिड़गिड़ाते थे यूएनओ के अंदर में बैठ करके। आज दुनिया के अंदर में भारत तीसरा ऐसा देश बना है जो दुश्मन की धरती पे घुस के मारने का। पहला था अमेरिका, दूसरा था इजराइल, और तीसरा हो गया भारत।
ये परिवर्तन है। और बड़ा गर्व होता है, हमने परसों भी बोला गोंदिया में कि दुनिया के अंदर में अगर अमेरिका को झुकते हुए देखा है तो नरेंद्र भाई के राज्य में आपने देखा है। आपने पाकिस्तान को थर-थर कांपते हुए देखा किसी के राज्य में तो नरेंद्र भाई के राज्य में देखा है। आपने चाइना को पीछे हटते हुए किसी ने देखा है तो नरेंद्र भाई के राज्य में देखा। और बड़ा गर्व होता है कि भारत माता के परचम को विश्व में लहराते हुए अगर किसी ने देखा है तो नरेंद्र भाई के राज्य में देखा है। और सबसे बड़ा, आप मीडिया के हो को मालूम होगा पहले क्या होता था, अखबार खोलो तो ए जी, लो जी, सुनो जी, 2G 4G घोटाले होते थे। आज कोई घोटाला क्यों नहीं नजर आता? क्यों अखबार नहीं छापता? क्यों? क्योंकि देश के अंदर में देश का जो चौकीदार वो ईमानदार है। आपको आश्चर्य लगेगा, 15 अगस्त 47 के बाद पहला ऐसा देश का प्रधानमंत्री है कि जो दीपावली अपनी वृद्ध माता के पास नहीं करता था, बल्कि भारत माता की जो रक्षा करने वाले सैनिक उनके साथ में। और आज तो माता रही नहीं। 47 के बाद पहला ऐसा प्रधानमंत्री जिसने आज तक जीवन में कोई छुट्टी नहीं ली, नहीं तो कुल्लू, शिमला, मनाली चले जाते। और 47 के बाद पहला ऐसा प्रधानमंत्री जिसके प्रधानमंत्री आवास का प्रोटोकॉल जारी, सिंगल नाम, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ना कोई भाई है, ना कोई भतीजा है, ना कोई भांजा, ना कोई माँ है, ना कोई मित्र, कोई नहीं, सिर्फ अकेला प्रोटोकॉल। आप देखो जितने प्रधानमंत्री थे उनके परिवार या उन लोगों का SPG मिलती रही। गांधी परिवार को तो आज भी SPG वाले मिलते थे। नरेंद्र भाई के तो यहाँ सारे लोग ऐसे घूमते। और पहला ऐसा देश का प्रधानमंत्री जिसकी माता ऑटो पे चलती थी और एडमिट भी हुई तो सिविल हॉस्पिटल में, जनरल वार्ड में। इसलिए परिवर्तन ही है ये देश का। सर, जब आपने स्थापना की थी मोदी विचार मंच, तो वो किन 5 विचारों पे आपने उसकी स्थापना की थी? और उसका शिक्षण, स्वास्थ्य, इन सब में कुछ बेनिफिट आज के जो आम आदमी है, लाइक जिनको ट्रैवलिंग में इश्यू होता है, जो लोग महंगाई से परेशान हैं, इन सब पर कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है? ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा गर्व का विषय है। आपको याद होगा अभी जब नरेंद्र भाई विदेश में गए थे तो एक राष्ट्राध्यक्ष ने झुक करके उनके पैर छुए थे। एक वहाँ की सेलिब्रिटी ने झुक करके पैर छुए थे। इसलिए नहीं छुआ कि वो भारत का प्रधानमंत्री, इसलिए छुआ था कि जो हमारा लक्ष्य है शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा। सुरक्षा में दुनिया में देख लिया लोगों ने, चिकित्सा में भी दुनिया ने देखा कि अफ्रीका कंट्री के एक राष्ट्राध्यक्ष ने तो जब नरेंद्र भाई ने कोविड की मेडिसिन भेजी थी तो उसने ट्विटर पे हनुमान जी की फ़ोटो लगाई थी, संजीवनी ले जाते हुए लिखा था थैंक्स इंडिया। पूरी दुनिया में मौत का तांडव चल रहा था, भारत एक पहला ऐसा देश बना जिसने 100% लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया फ्री ऑफ कास्ट। ये शिक्षा और चिकित्सा का ही परिणाम है। आज आप देखो कि पूरे देश के अंदर में, पूरी दुनिया में आप देखो जगह जगह पर कोविड की वजह से कोलैप्स हो गए राष्ट्र। भारत के अंदर में आज भी तेज़ी से मुद्रागति स्पीड हमारी बढ़ रही। और शिक्षा के क्षेत्र में आपको याद होगा पहले मात्र कुछ एम्स थे, आज हमने हर राज्य के अंदर में एम्स, IIT और अपना IIM का पूरा इंस्टीट्यूट खोलने का जो संकल्प था वो पूरा कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अपना मानना है। फिर रवि जी का ही नाम आ जाता है कि रवि जी क्या करते हैं, डॉक्टर रवि वैरागर जी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए काम करते हैं ना। तो जड़ से ख़त्म कहाँ से होगी? सबसे पहले मन के अंदर से होगी। जब आपके अंतःकरण में आ जाएगा कि हम श्रेष्ठ भारत की संतान हैं, हमारा मन, हमारा वचन, हमारा चरित्र, हमारी वाणी पवित्र है, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। किसी चीज़ को आपको ख़त्म करना तो जड़ से ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपके मन के अंदर में मजबूती आनी पड़ेगी। नरेंद्र भाई के जीवन में मजबूती इसलिए है क्योंकि आज तक उनके जीवन में कोई लांछन ही नहीं लगा। इसलिए शिक्षा का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र और सुरक्षा का क्षेत्र, आपको याद होगा हम लोगों ने बोला था उस समय, मीडिया ने खूब हाईलाइट किया था, डिफेंस एंड डेवलपमेंट। डिफेंस का मतलब होगा सुरक्षा, डेवलपमेंट में सारा आ गया, शिक्षा भी डेवलपमेंट में आ गई, चिकित्सा भी। जब व्यक्ति कहते हैं स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ विचारधारा रहेगी। अभी हमारे दाढ़ में, दांत में, आंख में दर्द हो रहा हो, माला फेरने जाएंगे नहीं फेर पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं स्वस्थ व्यक्ति की स्वस्थ विचारधारा। और अपने को आज देखिए चुनाव का समय चल रहा है, हमारे पास एक एक समय के लिए एक एक सेकंड की मूल्य नहीं। अगर हम डॉक्टर साहब से मिलने आए तो इसका मतलब नरेंद्र भाई के सपनों का भारत
अगर आप बना रहे हैं तभी तो हम आए, क्योंकि हमारा इलेक्शन मकसद नहीं होता है। नरेंद्र भाई तो आज अभी ऊपर से आदेश आएगा, आज झोला लेकर के घर चले जाएंगे। उनको कोई सत्ता से मतलब, उनको मतलब ये है कि हम भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने का प्रयास करने वाले हैं। सर, ये जो आपने अभी स्टेटमेंट दिया उस पर बहुत लोग ट्रोलिंग भी करते हैं, सो आप अपने ट्रोलर्स को क्या जवाब देना चाहोगे? देखिए, जिसके पास जो होता है वो देता है। जिसके पास गाली होगी वो गाली देगा, जिसके पास आलोचना होगी वो आलोचना देगा, जिसके पास विजन होगा वो विजन देगा। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा बता दें आपको कि मनुष्य के जीवन के अंदर में 1440 मिनट है 24 घंटे में। आप चाहे गाली दे दो, चाहे किसी की आलोचना कर लो, चाहे कार्टून देख लो, चाहे व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी खोल करके बैठ जाओ, और चाहे फेसबुक बैठ जाओ। इसलिए 1440 मिनट अगर परमात्मा नीचे आ जाता वो 41 नहीं कर सकता है। इसलिए जिसके पास जो होता है देता है। नरेंद्र भाई के पास विजन है और नरेंद्र भाई के पास भारत माता को परम वैभव पे पहुंचाने का मात्र हमारे पास कम समय है, तो हमें उस पर काम करना। और कहते हैं ना, लक्ष्य दूर है पथ दुर्गम है, किंतु पहुँच कर ही दम लेंगे। सर, ये जो है आरएसएस और मोदी विचार मंच, आपके दोनों को लेकर फ्यूचर प्लान्स क्या है? आप ऐसा कोई मैसेज जो आप जनता को देना चाहोगे? देखिए, संघ तो एक विशाल समुद्र है। संघ और मंच की तो तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि मंच तो एकमात्र समुद्र का कण है और संघ तो स्वयं एक समुद्र है। मंच सिर्फ भारत माता, नदी माता, अपनी माता और गौ माता, इन चार के ऊपर काम करता है। कि भारत माता के ऊपर काम करते हैं हम, नदी माता पे करते हैं, गौ माता पे करते हैं, अपनी माता पे करते हैं, और भारत माता में ही भारत के नागरिक आ जाते हैं। लेकिन संघ क्या है, संघ के विषय में बताने के लिए शब्दों का प्रयोग नहीं होता। कि तैरना सीखना है तो पानी में कूदना पड़ेगा, हाथ पैर चलाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, तब तैरना आएगा। इसलिए संघ तो विशाल समुद्र है, और संघ खाली हिंदुत्व के लिए नहीं, बल्कि संघ पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी जाति है, धर्म है, सब के लोक कल्याण के लिए काम करता है। लोगों में अच्छा चरित्र आए, अच्छा राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव हो, और मानवता के प्रति लोगों के अंदर में वेदना हो। सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी। लोग आजकल बहुत बोल रहे हैं कि हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे क्योंकि जो महंगाई पहले थी वो अब से बहुत बढ़ गई है। आप उन लोगों को क्या जवाब दोगे? देखिए, महंगाई क्या है। आज महंगाई के ऊपर आप आओगे तो आप ये भी देखिए, हम उस समय जब एक संपन्न परिवार में थे, हमारे एक बेल्टेक टीवी ख़राब हो गई थी, और विधाता परिवार में, तो हम लोगों ने कहा कि साहब टीवी बदली जाए, तो बोले कि साहब 2 महीने बाद बदलते। आज हम लोग बेल्टेक टीवी तो छोड़ दो, आज हम फ़ोन लेकर के घूम रहे, उसमें 10 टीवी आ जाएंगी। किस चीज़ की महंगाई? आप ये देखिए ना, उस समय हमारे परिवार में 8 रुपये का वेतन होता था। चंद्रशेखर आज़ाद के पिताजी 7 रुपये वेतन पाते थे, और आज, इसलिए महंगाई को आप उससे मत तोलो। आज अभी नरेंद्र भाई का विज़न क्या है? नरेंद्र भाई का विज़न है कि लोग कहते हैं कि साहब ये अर्थनीति पे क्या काम चल रहा। हमारा मानना है कि हम इतना कर दें कि युवा के अंदर में एक विकल्प खड़ा हो जाए कि आपको नौकरी देने वाला बनना है या नौकरी लेने वाला बनना है। तो हम तो यही चाहेंगे हमारी 140 करोड़ देश की जनता नौकरी देने वाली बने। इसलिए ये महंगाई पे आप जाओगे, सिलेंडर कितने रुपए हो गया, गैस कितने हो गई। आप ये भी तो देखो, पहले हिंदुस्तान में जब लाइट आती थी तो खबर बनती थी कि साहब लाइट आ गई आज 18 घंटे। आज लाइट जाती तो खबर बनती। 31 मार्च 2019 को हम भारत दुनिया में ऐसा देश बना जो 100% विद्युतीकरण हमने कर दिया। आज हर घर नल, हर घर जल को हमने 100% पूरा कर दिया। 100% वैक्सीनेशन हो गया। तो आया कहाँ से पैसा भाई? इसलिए महंगाई नहीं, जो लोग लकीर के फ़कीर बनना चाहते वो सब उठाते हैं। तमाम लोगों को मालूम है। अभी आज सुबह एक कार्यकर्ता का फ़ोन आया, बोला साहब चाहे 2 रुपये और महंगा कर देना, लेकिन हमारे देश का स्वाभिमान झुकने मत देना। हम देश के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारे परिवार से 4 लोग इंडियन आर्मी में शहीद हुए। आप महंगाई का आंकड़ा उठा करके देख लो, आपको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो कांग्रेस की सरकार से लेकर के अभी तक क्या हुआ? कोई में महंगाई नहीं। आप जिस मौत के तांडव से गुजरे हैं 2 साल,
उसके बाद भी हिंदुस्तान का व्यक्ति स्वाभिमान पूर्वक खड़ा है। आपको याद होगा इस महाराष्ट्र की धरती पे ही ना जाते हैं कितने हमारे शेतकरी लोगों ने आत्महत्याएं की थी। क्यों की थी? शौक में तो की नहीं थी, क्योंकि सरकार की समस्त पॉलिसी रॉन्ग थी। वो पॉलिसी महंगाई की ही तो थी। भाई रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा, बच्चों की फीस नहीं मिल रही, बैंक का कर्जा नहीं अदा कर पाए, उसको महंगाई कहते हैं। कल को अभी मान लीजिए डॉक्टर साहब को 10,000 करोड़ आने लगे और जहाँ पे इनको 1 लाख का खर्चा वहाँ पे 10 लाख का खर्चा होने लगे। 10 करोड़ कमा रहे हैं, 10 लाख का खर्चा हो रहा, वो महंगाई मानी जाए, या 10 लाख कमा रहे हैं और 11 लाख का खर्चा हो रहा, वो महंगाई मानी जाएगी? आप महंगाई की डेफिनेशन में जाएंगे तो ये आपको देखना पड़ेगा। आज आपको रेस्टोरेंट में जाते हो, भोजन करते हो, तो तुरंत वेटर को टिप जो है वो 50 रुपये छोड़ देते हो। और ठेले पे जाते हो, बोला भैया लौकी कितने रुपए किलो, बोले बाला भाई 10 में दे दो, 9 में दे दो। मतलब खेडूत जो है, किसान, उसकी चीज़ हमको महंगी लग रही। कार महंगी नहीं लग रही। 3 करोड़ की हम खरीद रहे हैं, 60 लाख की खरीद रहे हैं, 20 लाख की खरीद रहे हैं, 10 लाख की खरीद रहे हैं। आज गेहूं महंगा लग रहा, धान महंगा लग रहा, चावल महंगा लग रहा, खेडूत की चीज़। अरे किसान की चीज़ महंगी लग रही है। अगर किसान की लग रही तो ये भी तो कहो कि भैया ये BMW, सफारी, फॉर्चूना हिंदुस्तान में आवश्यकता क्या, मोबाइल की आवश्यकता क्या पड़ रही देश में फिर? इसलिए महंगाई की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। और जिन लोगों को कुछ बोलना है, देखो सच्चाई आपको बता दें, किसी को मोदी से एलर्जी नहीं। एलर्जी उनको है भारत कैसे इतनी तेज़ी से उनकी उसमें बढ़ रहा है। क्योंकि आप बता दें, आप तो बहन हो, इसलिए कि 2 प्रकार की बहनें आती हैं बहू बन के। एक होती है आलोचना करके, चुगली करके कि मम्मी जी उन्होंने ऐसा बोला, चुगली करके खास बनना चाहती। एक है सास बहू सबके कपड़े धुला, झाड़ू पोछा कर दिया, खाना बना दिया, और समय मिला तो अपनी जेठानी देवरानी सबके पैर दाबने लगी। एक काम करके लोकप्रिय होता है, एक आलोचना करके होता है। नरेंद्र भाई का मानना है कुछ नहीं, चले बहते धीरे धीरे काम करते रहो। जनता गाली देती तो देने दो, लेकिन अपने को काम इतना कर देना है कि व्यक्ति का चाम नहीं बल्कि काम बोलता है। आपने देखा तो अब तो छोटे बच्चों आपको कहते हैं ना, हिमगिर सा चुपचाप गले। हिमगिर क्या है? बर्फ़ का पहाड़ होता है, गलता है, लोगों को शीतलता देता है, जल देता, स्वच्छ देता, निर्मल देता है, लेकिन गलता है, दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा नरेंद्र भाई का अपना विचार है। आप काम करते रहो, काम करके जब लक्ष्य को प्राप्त हो गए, आज नहीं तो कल लोग आपको जो गाली देते वही आपको आशीर्वाद देने वाले। और नरेंद्र भाई तो कहते हैं हमारी ताकत ही है, जितना लोग गाली देंगे उतने हम ताकतवर होंगे। सर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस ये लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। कांग्रेस 3,000 रुपये हर महीने लड़कियों, जो लाड़की बहन योजना है उसके अंतर्गत देने के लिए तैयार है। बीजेपी में भी प्रॉमिस किया है कि वो 2,100 रुपीज़ देंगे। कुछ पैसे जिनके पास रोज़गार नहीं है उनको दिए जा रहे हैं, कुछ पैसे किसानों को दिए जा रहे हैं। सर जब हमारे यहाँ पे शिक्षा ठीक है, हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य ठीक है, सिक्योरिटी है, तो फिर पैसे बांटने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? देखिए ऐसा है, ये जो लाडली योजना है एक्चुअली में ये पूरे भारत में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में शुरू की थी। वो इसलिए शुरू की थी, हमारा हिंदुस्तान पहले रूढ़िवादी था। वहाँ क्या था कि बच्चियों को बस 12वां हो गया तो हो गया, बस शादी करो हटाओ। अब नरेंद्र भाई का विचार अपना ऐसा है कि बेटी देश के अंदर में बोझ नहीं, बल्कि बेटी हमारा गौरव है। तो बेटियों के प्रोत्साहन के लिए ये सब योजनाएं चलाई गई थी। उनको आप ये मत बोलो कि ये वोट के लिए हो सकता है। आप कल्पना उन पे करो जिनके घर में 3-3 बेटियां हैं और पिता मात्र खेडूत है, जिसे आप शेतकरी बोलते हो, जा करके खाली कमाता, 1,000-2,000 कमाता, वो कहता कैसे पढ़ाएं कैसे लिखाएंगे, ये चलता। अभी तो हमने सरकारों को बोला है कि जो बच्चियां 4 किलोमीटर से ऊपर साइकिल चला के जाती उनको एक्टिवा जो ई आती है हमारी बाइक चार्जिंग, वो भी एक उनको दे दो। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम उनको लालच नहीं दे रहे, हम वोट के लिए नहीं कर रहे, हम तो ये कर रहे हैं कि जब बेटी के पास रुपया आएगा और बेटी के पास कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी होगी, वो पढ़ करके वो देश के लिए काम करने वाली। क्यों, आपको मालूम है ये जितनी बड़ी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्री डालते हैं वो सर्वे करने आते, देखते हैं कि हाँ कितनी इंडस्ट्री, बोले साहब 10 इंडस्ट्री।
बोलते हैं सबसे हाई सैलरी किसकी, बोले साहब उसकी 20 लाख। आ करके तुरंत बोलेंगे एक काम करो, विज्ञापन निकाल दो 40 लाख सैलरी का। 20 लाख वाला हमारे 40 लाख की सैलरी में आ गया। आने के बाद फिर क्या होता मालूम है, कल को हमारे यहाँ कोई तबीयत खराब या कोई रिलेटिव आ जाता, कहते सर हम आज जल्दी जाना चाहिए, बोले चले जाओ लेकिन बेटा ये ज़रा देख लेना। परिणाम क्या निकलता, वो रिलेटिव आया और लैपटॉप खोल करके वो 12 बजे तक काम करता है। अब उसके सामने ये हो जाता, खजूर के पेड़ पे बैठा, छोड़ेगा तो नीचे गिरेगा, हाथ पैर टूट जाएंगे, और पकड़े तो चुभ रहा है। क्यों? 40 लाख सैलरी अन्य डिपार्टमेंट में मिलनी नहीं, अन्य इंडस्ट्री में। अब मजबूरी वहीं पे रहना, क्योंकि स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। तो जो 20 लाख में काम कर रहा था उसका 3 गुना, मतलब 60 लाख का काम वहाँ 40 लाख में कर रहा है वो। कहने का मतलब ये सीधा है कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं वो मजबूरी बस नहीं बल्कि विजन के साथ दी गई। हाँ, फ्री में राशन जो था वो कोविड काल में जब मौत का तांडव चल रहा था, पूरे सारे श्रमिक अपने अपने घरों में आ रहे थे, इसलिए दिया गया। उस पर सरकार को विचार करना पड़ेगा अभी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एनरिच न्यूज़।